सो डियर, कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि सर इंजीनियरिंग जियोलॉजी का भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक जो है हमें बताइए ताकि उसमें और बेहतर हम कर सकें। तो आज की वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, बट ये मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि आप लोग पहले वैसे बैच हो गए 4th सेमेस्टर पास करने वाले यानी एग्ज़ाम देने वाले। बाकी इससे पहले जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट रहे हैं उनको प्रमोट ही किया गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि डिफाइन इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेज, है ना। जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी है वो क्या है उसके बारे में डिफाइन करना और उसके ब्रांचेस को बारे में। तो चलो इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी है ये सिविल इंजीनियरिंग का एक वैसा ब्रांच है जिसमें आपको जो है जो अर्थ सरफेस है ना, उसके बारे में आपको जो है पढ़ने को मिलता है। ठीक है, यानी जियोलॉजी मतलब अर्थ से रिलेटेड, जैसे सॉइल हो गया, रॉक्स हो गए, इन सभी को पढ़ने को। इसमें ब्रांचेस की बात किया जाए तो आपका आता है पेट्रोलॉजी आता है ना, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होता है। ठीक है, उसके अलावा मिनरोलॉजी आता है। पेट्रोलॉजी में जो है बात किया जाए तो पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। मिनरोलॉजी में मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। फिर अगर और बेसिक बात किया जाए पेट्रोलॉजी के बारे में, तो जो पेट्रोलॉजी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड पेट्रोस से निकलता है। वही मिनरोलॉजी की बात किया जाए तो ये ब्रांच जो है होल्ड करता है आपका जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस होता है, केमिस्ट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर्टीज़ जो मिनरल्स के होते हैं उन सभी के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस इसमें करने को मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग जियोलॉजी को जो है सब डिवाइड किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस में कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे अगला जो क्वेश्चंस लिख सकते हो वो आप लिख सकते हो स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी। दूसरा क्वेश्चंस क्या लिख सकते हो? स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, है ना। इंजीनियरिंग जियोलॉजी का क्या स्कोप है उसके बारे में आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। जैसे अगर बात किया जाए तो वर्क का, या तो आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें यानी GSI में जिसका इस्टेब्लिशमेंट बात किया जाए तो 1851 में हुआ था। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन यानी ONGC में भी आप इसका वर्क कर सकते हो, जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 14 अगस्त 1956 में हुआ था। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया का जो है सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रोकार्बन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया पब्लिक सेक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद आपका एटॉमिक मिनरल डिविजन्स में भी जो है आप इसका यूजेस देखने को मिलता है, मतलब इसका स्कोप है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सभी में जो है वर्क स्कोप जो है आपको इंजीनियरिंग जियोलॉजी का देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स यानी NIRM में भी जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि सेटअप हुआ था अंडर सोसाइटी एक्ट 8060 के अनुसार, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट किया था 1988 में। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चंस की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चंस आप लिख सकते हो तीसरा नंबर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, है ना।
तीसरा लिख सकते हो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, है ना। मिनरल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसी में सब्सिक्वेंटली आप ये भी डाल सकते हो कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो भी आप यहाँ पे जो है डाल सकते हो। और जब मिनरल्स के बारे में बात आती है तो आप मिनरल्स के बारे में ये भी कॉपी में देख लेना कि आपका जो है मिनरल्स होता क्या है ना, मिनरल्स क्या होता है। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है, तो ये एक नेचुरल अकरिंग सॉलिड्स होता है जो कि होमोजीनियस इन नेचर्स होता है, क्रिस्टलाइन होता है, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्मेशन प्रोसेस के अंतर्गत जो है बनता है। और जिसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको जो है मिनरोलॉजी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात किया जाए तो आप कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, चौथा क्वेश्चंस लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशंस की बात किया जाए मिनरल्स का तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, ओर फॉर्मिंग मिनरल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स, उसके बाद फेल्सिक एंड मैलिक मिनरल्स, इसेंशियल एंड एसोसरी मिनरल्स। तो ये सभी जो है आपके मिनरल्स के क्लासिफिकेशंस है। तो जो मैंने शॉर्ट में बताया इसको आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं जो बता दिया वही हो गया, नहीं, उसको डिटेल में आप पढ़ोगे तभी तो एग्ज़ाम में आप लिख पाओगे ना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए आपको उसके बारे में जानना और समझना होगा। उसके बाद आप फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, पांचवा आप क्वेश्चन लिख सकते हो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, है ना। रॉक्स का कैसे फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। उसके बाद छठा नंबर में आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन द वेरियस बेसिस, मैंने अलग अलग तरीकों पे कैसे जो है रॉक्स को क्लासीफाई किया जाता है उसके बारे में बताना। जैसे रॉक्स जो है इग्नियस रॉक्स होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, मतलब इस तरीके से आप जो है क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखनी है। तो देखो मैं क्वेश्चंस का ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, बाकी उसको जो है आपको समझना आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानना है, समझना है और उसके बारे में आपको लिखना है। कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो जिससे भी कई बार क्वेश्चंस आता है। आप जो है कुछ टर्म्स को जो है क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो सातवां में आप लिख सकते हो डिफाइन आपको करना है। किसमें डिफाइन करना है, पहला है आपका ग्रेनाइट को आप डिफाइन करो। दूसरा है या उस पर शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हो, टेक्सचर्स हो गया। फिर तीसरा आपका हो गया वैराइटीज, ठीक है। उसके बाद बेसाल्ट्स, उसके बाद आपका आप लिख सकते हो गैब्रो। ये जो है इस 5 टर्म्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि आपको जो है केमिकल और जो मैकेनिकल वेदरिंग होता है रॉक्स का, उसके
प्रोसेस के बारे में या उसको जो है कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है ना। तो आपको पता है कि केमिकल वेदरिंग, वेदरिंग पहले होता क्या है कि जैसे प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक्स है वो या तो टेम्परेचर्स के कारण से या विंड के कारण से, मतलब किसी न किसी जियोलॉजी एजेंट्स होते हैं जिसकी मदद से वो टूटता है, टूटकर बहता है, दूसरी जगह जमता है। इस तरीके से जो है रॉक टूटकर फिर अगेन दूसरा रॉक्स जो है वहाँ पे फॉर्म होता है। तो उसके बारे में आप जो है यहाँ पे उसके मतलब केमिकल वेदरिंग क्या होता है, मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है, उसके बीच में आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना मतलब लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप ले सकते हो, राइट फैक्टर्स, राइट फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रेट ऑफ वेदरिंग, है ना। जो रेट ऑफ वेदरिंग होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो फैक्टर्स आपका हो जाता है कॉम्पैक्टनेस, क्लाइमेट कंडीशन, स्लोप ऑफ रीजन्स, ड्यूरेशन ऑफ वेदरिंग, मिनरल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। ये कुछ जो है फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है क्या होता है डिपेंड करता है या उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो किसके ऊपर, तो एल्यूवियन फैंस, है ना। शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स किस पे लिख सकते हो, तो पहला है एल्यूवियल फैंस, हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली, ठीक है। उसके अलावा ऑक्स बॉक्स लेक, ऑक्स बॉक्स लेक, ये हो गया, ये दूसरा यहाँ पे कर लो, ये तीसरा कर लो। उसके बाद यहाँ पे चौथा आप लिख सकते हो एस शेप्ड रिवर, एस शेप्ड रिवर, ठीक है। पांचवा आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो रिफ्ट वैली पे भी लिख सकते हो, रिफ्ट वैली। तो इन सभी पे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो। एग्जाम में आपको कई बार शॉर्ट नोट्स पे भी जो है क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो देखो डियर, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स होगा। अब तुम लोग एग्ज़ाम देकर आओगे, तुम लोग का क्वेश्चंस पेपर मेरे पास आएंगे, उसके बाद ही मुझे जो है एग्जैक्टली पता चल पाएगा। और जब तुम लोग एग्ज़ाम दे लोगे तो आने वाले जो समय में और स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को इससे जो है ज़्यादा बेनिफिट जो है होगा, क्योंकि तुम लोग को ज़्यादा इससे कोई बेनिफिट्स जो है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगला क्वेश्चंस के तौर पे लिख सकते हो कि स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ रॉक्स क्या होता है ना। स्ट्रैटिफिकेशंस ऑफ रॉक्स, है ना। रॉक्स का स्ट्रैटिफिकेशंस क्या होता है उसके बारे में, मतलब एक ये क्या होता है कि मतलब वो होता है लेयर बाय लेयर होता है ना, या सेडिमेंट्री रॉक्स स्ट्रैटिफाइड होता है, क्यों होता है, रीजन्स क्या होता है, उसके बारे में आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो। मतलब कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक के अंदर एक जो है क्या होता है इन्वॉल्व होता है। मतलब एक क्वेश्चंस के बारे में आप पढ़ने जाओगे तो उसके बारे में अच्छा खासा तुम जो है पढ़ लोगे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है डियर, एग्ज़ाम में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में आपको ज़रूरी नहीं है कि टोटल 8 मॉड्यूल आपको इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पढ़ना है तो 8 मॉड्यूल आपका कंप्लीट होना ही चाहिए, लेकिन कोशिश करना कि मिनिमम 60% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप एक मॉडरेट मार्क्स या एवरेज मार्क्स जो है आप लेकर आ सको एग्ज़ाम्स में। तो 8 मॉड्यूल है तो मिनिमम आप 5 से 6 मॉड्यूल अगर आप कवर कर लेते हो, लास्ट टाइम में पढ़ लेते हो, तो डैट्स आपके लिए बहुत अच्छी बात है और आप उसमें अच्छा कर पाओगे, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएंगे।
तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल पेपर में कई बार क्या होता है कि आधा थ्योरी पार्ट कुछ और मॉड्यूल का दे देगा, आधा न्यूमेरिकल जो है किसी और टॉपिक का दे देगा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन थ्योरी पार्ट में दिक्कत नहीं होता है, आप उसको रिलेट करके आराम से लिख सकते हो। बाकी अगर कोई और डाउट्स होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।